दोस्तों आज फिल्म रिलीज हुई है 83 और मैं इसी फिल्म का रिव्यू करूंगा। देखिए इस फिल्म का प्रचार इस तरह से किया गया है जैसे कि ये कपिल देव की बायोग्राफी हो, बट ये कपिल देव की बायोग्राफी बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली ये फिल्म 83 क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट की बायोग्राफी है जिसमें काफी टीमों ने हिस्सा लिया था और उन सभी टीमों के बारे में इस फिल्म में बताया गया है। कहानी शुरू होती है 1 मार्च 1983 को, जब इंडियन क्रिकेट टीम लंदन जाने की तैयारी कर रही होती है जहां उन्होंने 83 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में हिस्सा लेना है और इस वक्त में वेस्ट इंडीज टीम वर्ल्ड कप चैंपियन है। तो जाहिर सी बात है वेस्ट इंडीज टीम का इंग्लैंड में बहुत क्रेज है, उनके बहुत सारे फैन हैं और इंडियन टीम का क्रेज बिल्कुल भी नहीं है, उनके फैन नहीं है। खैर 1 जून 1983 से मैच होने शुरू होते हैं और 25 जून 1983 को फाइनल होता है और बस इन्हीं 25 दिन की ये फिल्म कहानी है। इंडिया इंग्लैंड में जाकर 2 मैच खेलता है और दोनों जीत जाता है और जाहिर सी बात है इंडियन टीम के बहुत सारे फैन बन जाते हैं, इंडियन टीम की वाहवाही होने लगती है। उसके बाद अगले 2 मैच इंडियन टीम हार जाती है, जाहिर सी बात है फिर लोग इंडियन टीम को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। इंटरवल के बाद रमीज राजा उर्फ दीपिका की एंट्री होती है जिसने एक अजीबोगरीब किस्म की विग पहनी हुई है। तो जब दीपिका लंदन पहुंचती है रणवीर सिंह एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहा होता है और फ्लाइट डिले हो जाती है। रणवीर दीपिका से पूछता है कि भाई 4 घंटे फ्लाइट लेट हुई, ऐसा क्या हो गया था? दीपिका कहती है कि आपको तो पता है इंडिया में यही सब होता है और इंडिया में है क्या? आपको पता है कि इंडिया में एक आदमी ने टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिए 18 साल पहले एप्लीकेशन दी थी और उसको कनेक्शन 18 साल के बाद मिला है। तो अपना तो देश ऐसा ही है। तो दीपिका इंडिया की बुराई यहां उसी तरह कर रही थी जैसे कि एक दफा मोदी जी ने बाहर जाकर इंडिया की बुराई की थी। आप देख लीजिए। एक समय था जब लोग यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए, ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है। फिल्म के सेकंड हाफ में 83 वर्ल्ड कप के 2 फेमस मैच हैं। एक जिम्बाब्वे के खिलाफ जब कपिल देव ने 175 रन बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और दूसरा वेस्ट इंडीज के खिलाफ जिसको जीतकर इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। तो इस 2 घंटे 45 मिनट की फिल्म में सिर्फ क्रिकेट ही क्रिकेट है, यानी कि जो पहला सीन शुरू होता है वहां से क्रिकेट खेलना शुरू होता है और जो फिल्म का आखिरी सीन है वहां तक क्रिकेट ही खेला जाता है। बॉलिंग हो रही है, बैटिंग हो रही है, फील्डिंग हो रही है, छक्का लग रहा है, चौका लग रहा है, रन आउट हो रहा है। इन मैचों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बीच बीच में ड्रामा ऐड किया गया है और वो ड्रामा कुछ इस तरह है कि अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप अपना सर दीवारों से टकराने लगेंगे अभी का अभी। जैसे कि जब भी इंडिया का मैच होता है तभी पाकिस्तान की फौज सरहद पर बमबारी शुरू कर देती है ताकि हमारे फौजी क्रिकेट मैच रेडियो पर ना सुन सके। बट जिस दिन इंडिया और वेस्ट इंडीज का फाइनल होता है उस दिन पाकिस्तान का ऑफिसर इंडिया के ऑफिसर को इन्फॉर्म करता है कि भाई साहब आज हम बमबारी नहीं करेंगे, आज आप लोग आराम से मैच सुनिए और आपके सिपाही सरहद पर जहां भी तैनात है उन सबको इन्फॉर्म करते रहिए कि क्या स्कोर है। मतलब पाकिस्तान की फौज बड़ी ही फालतू है कि वो इंडिया के फौजियों को मैच भी नहीं सुनने देते थे। कमाल करते हो कबीर खान साहब। ये कबीर खान साहब कश्मीर से हैं तो जाहिर सी बात है इंडिया पाकिस्तान इनके सपने में आता ही रहता है। जब भी इंडियन टीम का किसी भी टीम से मैच होता है, जब चौका लगता है तो 100 लोग मैदान पर आ जाते हैं, जब छक्का लगता है तो 150 लोग मैदान पर आ जाते हैं। मतलब जो मैचेस हैं वो इंग्लैंड में नहीं हो रहे थे, पंजाब के भटिंडा में हो रहे थे। और जब इंग्लैंड और इंडिया का मैच होता है और इंग्लैंड हार जाता है तो इंडिया के फैंस में और इंग्लैंड के फैंस में दंगे हो जाते हैं। ओ कबीर खान साहब माफ कर दो सर माफ कर दो। कबीर खान साहब ने अपना मजाक यहीं खत्म नहीं किया। एक्चुअली इंदिरा गांधी ने एक मीटिंग बुलाई और अपने नेताओं को बताया कि देखो भाई नवाबपुर में जहां हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं वहां सबको क्रिकेट फाइनल मैच दिखाओ तो वो दंगे रुक जाएंगे, हिंदू मुस्लिमों में प्यार बढ़ जाएगा। इंडिया में टोटल तकरीबन 10 से 15 नवाबपुर हैं
छोटी छोटी जगह है। तो मुझे नहीं पता कबीर खान साहब कौन से नवाबपुर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कबीर खान साहब ये दिखाते हैं कि वहां एक मुस्लिम फैमिली है जो क्रिकेट की बहुत दीवानी है, और दंगों की वजह से जो सिपाही वहां तैनात हैं वो सभी सिपाही उस मुस्लिम फैमिली के साथ बैठकर क्रिकेट मैच देखने लगते हैं। कबीर खान साहब मुझे ये बताइए कि उस नवाबपुर में सिर्फ वो एक मुस्लिम फैमिली ही थी जो क्रिकेट मैच देखती थी? मतलब वहां जितने भी हिंदू थे वो क्रिकेट मैच नहीं देखते थे? कमाल करते हो खान साहब। इस फिल्म में उन इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स की भी खूब बेइज्जती की गई है जिन्होंने 83 वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था, कि वो सब इतने गंवार थे, उनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, पढ़े लिखे तो बिल्कुल नहीं थे, और इन सभी प्लेयर्स को पढ़े लिखे लोगों से बात करने की तो बिल्कुल तमीज नहीं थी। एक प्लेयर का पेट खराब हो जाता है तो वो एसिडिटी की बजाय ये कहता है कि भाई मुझे एसटीडी हो गई है। मतलब आप सोचिए कि इंडियन प्लेयर्स इतने गंवार थे कि उनको यह भी पता नहीं था कि एसिडिटी क्या होती है और एसटीडी क्या होता है। अब कबीर खान साहब ये कह सकते हैं कि भाई मैंने तो सच दिखाया है, उस टीम में जो प्लेयर्स थे वो सारे ही अनपढ़ थे, गंवार थे, उनको वाकई ही इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, उनको वाकई पता नहीं था कि पढ़े लिखे लोगों से कैसे बात करनी है, इंग्लैंड जैसे शहर में कैसे बिहेव करना है। लेकिन मैं कबीर खान साहब से पूछना चाहता हूं कि भाई साहब, अगर कल को कोई बाबा रामदेव की बायोग्राफी बनाएगा तो वो हीरो को एक आंख से खाना दिखाएगा? बिल्कुल नहीं दिखाएगा। अगर हमारी टीम के खिलाड़ियों में कुछ कमी थी तो उनकी कमी को आपको छुपाना चाहिए और जो उनकी अच्छी बातें हैं उनको दिखाना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे कि राजू हिरानी ने संजय दत्त की बायोग्राफी में वो सारी अच्छी अच्छी बातें दिखाई थी जो संजय दत्त ने की थी, और जो उन्होंने शायद गलत किया होगा वो बिल्कुल नहीं दिखाया गया था। बायोग्राफी का मतलब ही यही है कि जिसके बारे में हम वो बायोग्राफी बना रहे हैं उसके बारे में अच्छा कहना है, उसकी इज्जत नहीं उतारनी है। मेरे ख्याल में कबीर खान साहब का इंटरेस्ट फिल्म बनाने में कम था और लोगों की बेइज्जती करने में ज्यादा था, इसलिए इस फिल्म में कबीर खान ने सरदारों की भी बेइज्जती की है। एमी विर्क इस फिल्म में बलविंदर सिंधु का रोल प्ले कर रहे हैं और कबीर खान साहब ने दिखाया है कि उनके जो लंबे लंबे बाल हैं उन बालों में वो लड़की दिखता है। कबीर खान को पता होना चाहिए कि भाई सिख धर्म के हिसाब से किसी भी सिख को जो 5 चीजें रखनी जरूरी होती हैं उनमें से एक बाल होते हैं, वो बालों को कटवा नहीं सकता। तो कबीर खान को एक सरदार के बालों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। खान साहब जरा सोचिए, अगर कल को आपसे कोई कहे कि जब आप नमाज पढ़ते हैं और आप सजदे में होते हैं तो आप ऐसे लगते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी धर्म की बात पर किसी का मजाक बनाना चाहिए। कबीर ने इस फिल्म में बीच बीच में इमोशन डालने की भी कोशिश की है, जैसे कि कपिल देव अपने कपड़े खुद धो रहा है क्योंकि बीसीसीआई से पैसे बहुत कम मिलते हैं और वो लॉन्ड्री में अपने कपड़े नहीं दे सकता। लेकिन ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ इंडियन टीम के बाकी प्लेयर्स बार में मौज कर रहे हैं, खूब शराब पी रहे हैं, ग्लास तोड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हजारों पाउंड का पेमेंट भी करना पड़ा होगा। तो मेरे ख्याल में कबीर खान की अकल उस वक्त घास चढ़ने चली गई होगी जब उसने फिल्म में इंटरकट में इन दोनों सीन को एक साथ डाला है। यहां फिल्म की कास्टिंग की बात करना बहुत जरूरी है। देखिए, रणवीर सिंह बिल्कुल परफेक्ट है, उनको एकदम कपिल देव का लुक दिया गया है, वैसी ही मूछें, वैसे ही बाल, इवन यहां गाल पर भी एक निशान दिया गया है, वैसे ही दांत। तो रणवीर सिंह एकदम बिल्कुल कपिल देव लगता है और जब रणवीर पर्दे पर होता है तो पता है कि भाई ये कपिल देव है। एमी विर्क की भी कास्टिंग बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि वो बलविंदर सिंह का रोल प्ले कर रहा है, वो भी सरदार था और ये भी सरदार है, और बलविंदर सिंह फेस इतना फेमस नहीं है कि भाई सब उसे पहचानते हैं, इवन मैं भी नहीं पहचानता। तो जाहिर सी बात है जब एमी विर्क पर्दे पर होता है तो लगता है कि भाई ये बलविंदर है। साउथ के एक्टर जीवा की कास्टिंग भी बिल्कुल करेक्ट है, वो भी लगता है कि हां श्रीकांत ही है। इन 3 को छोड़कर बाकी सबको डायरेक्टर ने कह दिया था कि भाई तुम लोग एक नंबर के नल्ले हो, तुम लोगों को जो करना है करो, तुम्हारे को किसी ने देखना नहीं है और ना ही तुम्हारी फिल्म में कोई वैल्यू है और ना ही मैंने तुम पर अपना टाइम खर्च करना है और ना ही पैसे खर्च करने हैं। तुम जैसे हो बस फिल्म में वैसे ही रहो, जहां खड़ा किया जाता है खड़े रहो। तो बाकी के सभी प्लेयर बहुत बुरे लगते हैं, जैसे ताहिर ने सुनील गावस्कर साहब का रोल किया है, साकिब ने अमरनाथ का
का रोल किया है, ये भी अच्छे लगते थे। अगर कबीर खान साहब रणवीर को कपिल का 100% लुक नहीं देते थे, लेकिन जब कपिल को एकदम उसका परफेक्ट लुक दिया गया है तो फिर जाहिर सी बात है बाकी सब स्टार कास्ट पर भी मेहनत करनी चाहिए थी और बाकी एक्टर्स भी वैसे ही ढूंढने चाहिए थे जो रियल प्लेयर्स की तरह लगे। गावस्कर लगे, रवि शास्त्री लगे। और जैसे कि मैंने कहा कि कबीर खान साहब ने कसम खाई हुई थी कि इस फिल्म में मैं बहुत सारे लोगों की खूब बेइज्जती करूंगा, तो इस फिल्म में उन्होंने गावस्कर साहब की भी खूब बेइज्जती की है। कबीर खान साहब ने दिखाया है कि भाई गावस्कर खाली नाम का बड़ा प्लेयर था, खाली अकड़ में रहता था, करता कुछ नहीं था और 83 वर्ल्ड कप में तो घंटा उसने कुछ नहीं उखाड़ा था। खेलने जाता था क्रीज पर, 3 4 5 रन बनाकर आउट होकर वापस आ जाता था। और मेरे ख्याल में कबीर खान साहब ने यह बात बिल्कुल सही दिखाई है, हालांकि ये गावस्कर साहब की बहुत बड़ी बेइज्जती है। अगर एक्टिंग की बात करूं तो रणवीर सिंह ने अपने रोल को अच्छे से निभाया है और उसकी वजह यही है कि रणवीर सिंह को कपिल देव साहब का बिल्कुल परफेक्ट लुक दिया गया है। तो जाहिर सी बात है जब रणवीर सिंह पर्दे पर आता है तो लगता है कि भाई कपिल देव है। एमी विर्क ने भी अपने रोल को अच्छे से निभाया है और साउथ के एक्टर जीवा ने भी अच्छी एक्टिंग की है। दीपिका का काम सिर्फ इतना था कि बाउंड्री पर बैठकर जब चौका लगे तो तालियां बजाए, जब छक्का लगे तो खूब चिल्लाए। पनवाड़ी त्रिपाठी ने भी अपने रोल को अच्छे से निभाया है और बाकी सबको कह दिया गया था कि भाई ना आपको एक्टिंग आती है, ना आप लोगों का एक्टिंग से कोई लेना देना है, तो जो करना है वो करो। तो बाकी सब लोगों ने सिर्फ टाइम पास किया है। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो कबीर खान साहब का डायरेक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो ना ही एक अच्छी फिल्म बना पाए हैं, ना ही वो कहानी को अच्छे तरीके से कह सके हैं, ना ही वो अपने एक्टर से अच्छा काम ले सके हैं और ना ही वो एक ऐसी फिल्म बना पाए हैं जिससे इंडियन क्रिकेटर्स की इज्जत बढ़े। कुल मिलाकर ये फिल्म एकदम रूखी सूखी है और उसकी वजह है इसका क्लाइमैक्स। देखिए सबको पहले से ही पता है कि भाई इंडिया जिम्बाब्वे के साथ मैच जीतेगी ही और कपिल देव वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा ही। सबको यह भी पहले से ही पता है कि भाई जो फाइनल मैच है वेस्ट इंडीज और इंडिया का, उसमें कुछ भी हो जाए लेकिन जीतना तो इंडिया नहीं है, क्योंकि इंडिया ही वो वर्ल्ड कप जीती थी। तो जाहिर सी बात है भले ही 4 रन पे 6 विकेट हो जाए, उसके बावजूद भी देखने वाले को यह पता है कि भाई जो अगले खिलाड़ी आएंगे वो रन बनाएंगे और मैच जीतेंगे, क्योंकि पहले से पता है कि भाई ये मैच तो इंडिया ने ही जीता था। और यही वजह है कि फिल्म को देखने वाले इमोशनल नहीं हो पाएंगे, रोंगटे खड़े होने चाहिए वो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि दिल में डर नहीं है कि इंडिया मैच हार जाएगी। पहले से पता है कि इंडिया ही मैच जीतेगी। फिल्म में ना म्यूजिक है, ना एक्शन है, ना कॉमेडी है, ना रोमांस है और ना ही एंटरटेनमेंट है। तो जैसे कि मैंने कहा कि यह फिल्म एकदम रूखी सूखी है और यही वजह है कि जब फिल्म के कैरेक्टर्स रोएंगे तो आप हंसेंगे। आप पूछोगे कि भाई रो क्यों रहे हो, अरे मैच तो आपने ही जीतना है तो शांति रखो ना यार। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस फिल्म के लिए अपने 3-4 घंटे का टाइम खराब करना चाहिए, अपने मेहनत के पैसे खराब करने चाहिए। यह फिल्म सिर्फ 30 दिन के बाद 3 OTT चैनल्स पर रिलीज होगी, तो जाहिर सी बात है आपके पास किसी ना किसी की मेंबरशिप तो जरूर होगी। तो मेरा मशवरा यह है कि भाई आप 30 दिन इंतजार कर लीजिए, 30 दिन के बाद इस फिल्म को आराम से अपने घर पर बैठकर देखिए, साथ ही साथ गरम गरम भजिया भी खाते रहिए। मैं इस फिल्म को देता हूं 2 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग भी रहेगी 2। सत्यमेव जयते। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करो और शेयर ज़रूर करो, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और करना चाहते हो तो कर लो, नहीं भी करना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी है। वो जो घंटी है उसको दबा दो, क्योंकि अगर आप घंटी दबा दोगे तो जब मैं नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर आपने वीडियो देखा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए।